हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुणाल कुमार। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। दिस इज पार्ट 4, वीडियो नंबर 4 ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024। ठीक है, तो मतलब हर पार्ट में एक क्वेश्चन कवर हो रहा है। क्वेश्चन 1 फर्स्ट पार्ट में कवर हुआ था, सेकंड पार्ट में सेकंड, थर्ड पार्ट में थर्ड, और ये फोर्थ पार्ट में फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ मतलब फोर्थ का पूरा पोर्शन, फोर्थ और उसका जो और वाला पार्ट है वो भी। हर क्वेश्चन में चॉइस है। ठीक है तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं बेटा। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4। ठीक है, क्वेश्चन 4 का ए पार्ट है थ्योरी और बी पार्ट है आपका न्यूमेरिकल। तो मैं न्यूमेरिकल वाला करा रहा हूं। प्रोडक्ट बी इज ऑब्टेन्ड आफ्टर इट पासिस थ्रू 3 डिस्टिंक्ट प्रोसेसेस। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल ऐसे दिया हुआ है कि भैया प्रोसेस 1 में इतना लगता है, प्रोसेस 2 में, प्रोसेस 3 में। डायरेक्ट वेजेस 2000, 3000, 4000 और इनका टोटल दिया हुआ है। प्रोडक्शन ओवरहेड 9000 है। ये नहीं बताया हुआ कि भैया तीनों का कितना है। और फिर हमें बताया हुआ है कि 1000 यूनिट्स एट ₹3 ईच वर इंट्रोड्यूस्ड टू प्रोसेस 1। ठीक है, देयर वाज नो स्टॉक ऑफ मटेरियल ऑन और WIP। देयर वाज नो स्टॉक ऑफ मटेरियल और WIP एट द बिगिनिंग और एट द एंड ऑफ द पीरियड। स्टार्टिंग में या एंड में, मतलब नो क्लोजिंग स्टॉक, नो ओपनिंग स्टॉक। द आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस, ये है आउटपुट। ठीक है, द आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस पासिस डायरेक्ट टू नेक्स्ट प्रोसेस। मतलब हम बीच में किसी को बेचते नहीं है, कस्टमर को बेचते नहीं है, हम सीधा सारा का सारा माल नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर देते हैं। और जब लास्ट प्रोसेस होगी तो फिर फाइनली वो फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, प्रोडक्शन ओवरहेड इज रिकवर्ड ऑन 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो प्रोडक्शन ओवरहेड क्या कैसे रिकवर हो रही है? डायरेक्ट वेजेस का 100%। मतलब इसके लिए प्रोडक्शन ओवरहेड कितनी है? इसका 2000, ये डायरेक्ट वेजेस है ना, 2000 का 100%। तो बेसिकली 2000 ये हो गया, इसका 3000 का 100% ये हो गया, 4000 का 100% ये हो गया। और आप इन तीनों को टोटल करोगे तो 2 3 4 ये 9000 ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये इसने थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज करने की कोशिश करी, बाकी आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, द फॉलोइंग एडिशनल डेटा इज एज फॉलोस। अब हमें ये डेटा दिया हो बेटा। ठीक है, ये डेटा दिया हुआ है, कह रहा है प्रोसेस 1 2 3 में आउटपुट। प्रोसेस 1 2 3 में ये हमारा आउटपुट है। आउटपुट ड्यूरिंग द वीक कितना है? 950। ये इतना। प्रोसेस 1 950 आउटपुट बना के आगे भेजता है। फिर प्रोसेस 2 840 यूनिट प्रोसेस 3 को भेजता है। प्रोसेस 3 750 बना के फिनिश्ड स्टॉक बना देता है। ठीक है, नॉर्मल लॉस प्रोसेस 1 में 5% होती है, प्रोसेस 2 में 10% होती है, प्रोसेस 3 में 15% होती है। और जो नॉर्मल लॉस बिक जाती है तो भैया जो भी स्क्रैप है वो 2 रुपए में बिकता है, 4 रुपए में बिकता है, 5 रुपए में बिकता है। ठीक है तो ये बात हमें समझ आ गई। दिस वॉज योर क्वेश्चन। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं बेटा। ठीक है, अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये बेटा स्क्रीनशॉट लेना तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, नहीं तो आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा। बार बार बोल रहा हूँ भाई, नहीं है तो मांग लेना। ठीक है, एक मैसेज कर देना, सर प्लीज शेयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे बनाते हैं 3 अकाउंट बनाएंगे। बेसिकली हमें 5 या 6 अकाउंट बनाने हैं। ठीक है, 3 तो प्रोसेस अकाउंट हो गए, और क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस, सॉरी एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन होगा तो उसका भी अकाउंट हमें
बनाना है, ठीक है। तो ठीक है, बनाते हैं। तो हमें जगह चाहिए होगी। हाँ जी बच्चों, तो हम बनाते हैं बेटा ये प्रोसेस 1 अकाउंट, ये मैंने बना दिया प्रोसेस 2 अकाउंट, और ये मैंने बना दिया प्रोसेस 3 अकाउंट। तो मैं पहले तीनों प्रोसेस को एक ही स्लाइड में दिखाना चाहूंगा। प्रोसेस 1 पे चलते हैं। प्रोसेस 1 क्या कह रहा है, ठीक है। प्रोसेस 1 के लिए कह रहा है कि भैया 100 यूनिट्स तो हमने इंट्रोड्यूस करे थे प्रोसेस 1 में, और 3 रुपए का एक था, ठीक है। तो ये तो यूनिट इंट्रोड्यूस हो गया। खर्चा मैं आपको बता रहा हूँ। फिर प्रोसेस 1 का खर्चा डायरेक्ट मटेरियल इतने 2600 रुपए का, और डायरेक्ट वेजेस है 2000 रुपए का, और प्रोडक्शन ओवरहेड है 2000 रुपए का, क्योंकि इसका ये लिखा हुआ ना, इसका 100% ओवरहेड इज रिकवर्ड एज 100% डायरेक्ट वेजेस। तो इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू आएगी इसी का 100%, ठीक है। तो ये 4 खर्चे तो मैंने आपको बता दिए। तो मैं बेटा इन 4 खर्चों को लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूँ 2 यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड, 2 यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड। तो ये था 1000 यूनिट, इधर मैं लिख देता हूँ यूनिट और अमाउंट, ठीक है। तो 1000 यूनिट इंट्रोड्यूस करी और 3000 रुपए का माल हो गया, है ना, क्योंकि यूनिट 3 रुपए की थी। 2 डायरेक्ट मटेरियल, 2 डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है बेटा। तो डायरेक्ट मटेरियल कितने का हो गया, 2600 रुपए का। फिर हो गया 2 डायरेक्ट वेजेस, तो हो गया 2 डायरेक्ट वेजेस, तो ये हो गया 2000 रुपए का, ठीक है। फिर हो गया 2 प्रोडक्शन ओवरहेड्स, 2 प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो प्रोडक्शन ओवरहेड कितने रुपए के हो गए, 2000 रुपए के। तो यहां तक तो कोई बात की दिक्कत है नहीं, ठीक है। ये मेरा इनपुट लगा, और इसका हिसाब किताब यहाँ पे दे रहा हूँ। तो भैया इसका हिसाब किताब क्या हुआ कि बाय नॉर्मल लॉस, ठीक है, बाय नॉर्मल लॉस, ठीक है। इधर भी लिख देता हूँ यूनिट्स और अमाउंट, ठीक है। तो चलो बताओ क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस कितना कह रहा है। सर नॉर्मल लॉस कह रहा है, दिया हुआ है कि 5% नॉर्मल लॉस है और आउटपुट है 950, ठीक है। इसका मतलब कि क्या है भाई कि 1000 रुपए, सॉरी 1000 यूनिट डाली, और नॉर्मल लॉस कितना है 5%। तो 1000 का 5% कितना हो गया बेटा, 50 यूनिट्स नॉर्मल लॉस हो गया, और वो रिकवर हुआ है 2 रुपए से। सर कहाँ लिखा है भाई, इधर लिखा हुआ है, देखो नॉर्मल लॉस जो है उसकी स्क्रैप वैल्यू है 2 रुपए, ठीक है। तो ठीक है भाई, 2 रुपए से रिकवर हो गया, तो 100 रुपए यहाँ पे मिल गया, 50 × 2, ठीक है। और सर यहाँ पे हमें दिया हुआ है, देखो 1000 में से 50 माइनस हो गए तो 950 बचने चाहिए, और 950 ही ये क्वेश्चन कह रहा है, 950 क्वेश्चन कह रहा है कि भैया इसने प्रोसेस 2 में दे दिया। प्रोसेस 1 का आउटपुट है 950, जो प्रोसेस 2 में दिया है, 2 को दिया है, ठीक है। तो ठीक है भाई, यहाँ पे 950 ही आ रहा है और आना भी चाहिए, तो इसका मतलब कोई इसमें स्पेस नहीं है ना। तो हम लिख देंगे 2 ट्रांसफर, 2 प्रोसेस 2 कितना है 950, ठीक है। अब ये टोटल करते हैं, तो भाई टोटल कितना आ रहा है, ये आ रहा है 9600, टोटल आ रहा है 9600। यूनिट्स कितनी है 1000, तो इधर तो यूनिट 1000 ही आ गई, और इधर कितना आ गया सर, इधर आ गया 9600। तो 9600 का बैलेंसिंग फिगर देखा जाए तो ये आ गया 9500, 9500। ये बात समझ आ रही है, ठीक है सर, ये बात हमें समझ आ रही है। अब हम आगे बात करते हैं। प्रोसेस 2 ने इसको दिया, समझ आ रही है, ये मैं ऐसे एरो मार के दिखा रहा हूँ। प्रोसेस 1 ने प्रोसेस 2 को दिया, ये 1 का आउटपुट है जो प्रोसेस 2 में गया, तो इसका मतलब ये ऐसे है, ठीक है। मैं इस एरो को हटा रहा हूँ अभी, ठीक है। तो मैं इधर लिख दूंगा 2 ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1, फ्रॉम प्रोसेस 1 अकाउंट, ठीक है। प्रोसेस 1 से कितना मिला है सर, 950 यूनिट मिली है, ये यूनिट है भाई, और ये अमाउंट है, और कितने रुपए का माल मिला है 9500 का। सर इसमें भी और कोई खर्चे हैं, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे खर्चे दिखा देता हूँ भैया। प्रोसेस 2 के भी 3 खर्चे थे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और प्रोडक्शन ओवरहेड।
तो मैं इन तीनों खर्चों को लिख देता हूं, ठीक है। क्या लिख देता हूं? टू डायरेक्ट मटेरियल, टू डायरेक्ट वेजेस और टू प्रोडक्शन ओवरहेड। तो सर ये अमाउंट कितना कितना है सर? प्रोसेस 2 के लिए 1980, 3000, 3000, 1980, 3000 और 3000, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सामने होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और सर इसने जो 950 यूनिट है उसका हिसाब किताब दो, ठीक है भाई, उसका हिसाब किताब देते हैं। तो यहाँ पे तो मुझे पता है नॉर्मल लॉस, मुझे पता है कि भैया नॉर्मल लॉस हुआ है। तो सर क्वेश्चन में बताओ नॉर्मल लॉस कितना हुआ है? भाई नॉर्मल लॉस कितना हुआ है सेकंड वाले में? 10%। और आउटपुट उसने जो बना के दिया है प्रोसेस 3 को वो 840 है। तो ठीक है भाई, नॉर्मल लॉस कितना है? 10%। तो भैया 950 का 10% कितना हो गया? 95, ठीक है। और जो यहाँ पे ट्रांसफर किया लिख रहा हूँ बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस 3, ये P3 मतलब प्रोसेस 3 को ट्रांसफर कितना कर रहा है सर? इसमें लिखा हुआ है कि वो ट्रांसफर कर रहा है 840, मतलब 950 में से 95 माइनस होए तो क्या 840 बचते हैं? नहीं सर, 840 तो नहीं बचते। समझ आ रही है? तो इसका मतलब जैसे यहाँ पे हमने ये माइनस करा तो 950 बच रहा, तो ये तो बराबर आ रहा था, बट यहाँ पे सर ये बराबर नहीं आ रहा, ये 950 है। तो भैया बड़े वाला टोटल 950 होना चाहिए, बट यहाँ पे 950 तो है नहीं। तो इधर एक बैलेंसिंग फिगर बन रही है, तो उस बैलेंसिंग फिगर को हम बोलते हैं बाय एबनॉर्मल लॉस। क्या बोलेंगे? बाय एबनॉर्मल लॉस। समझ आई? देखो लॉजिक क्लियर है कि भैया इसमें से इतने हो गए नॉर्मल लॉस, ठीक है। तो 950 में से 95 अगर नॉर्मल लॉस हो गए तो 855 बचने चाहिए, है ना? 855 बनने चाहिए, बट बने 840। तो सर 855 के बदले अगर 840 बने तो इसका मतलब ये है कि 15 यूनिट का नुकसान हो गया, 15 यूनिट का नुकसान हो गया, ठीक है। तो भाई 15 यूनिट का जो एडिशनल नुकसान हुआ है, तो नॉर्मल लॉस तो है नहीं क्योंकि नॉर्मल लॉस क्लियर ले, तो ये 15 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस है। 15 यूनिट का क्या है भाई? एबनॉर्मल लॉस। इधर हम लिख देते हैं यूनिट्स और इधर लिख देते हैं अमाउंट। क्या लिख देते हैं? यूनिट लिख देते हैं और इधर लिख देते हैं अमाउंट। समझ आ रही है? मैं इधर भी लिख देता हूँ यूनिट और अमाउंट, यूनिट और अमाउंट, ठीक है। तो भाई यहाँ पे अब यहाँ पे मेरे को 95 के कितने रुपए मिल गए सर? ये तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है कि भैया जो प्रोसेस 2 था उसने जब कबाड़ी को बेचा तो 4 रुपए एक यूनिट के उसको दे दिए गए। इसका मतलब 95 इंटू 4 380 रुपए मिल गए। 380 रुपए तो यहाँ से मिल गए। सर इनका क्या रेट है? इनका सेम रेट होता है। तो सर रेट कैसे निकलेगा? मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, ठीक है भाई। 9500 इसकी जो सॉरी ये जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है? 17,480। ये है 17,480, ठीक है। तो ये जो टोटल कॉस्ट है इसमें से इतना तो रिकवर हो गया। तो फॉर्मूला क्या बनता है? फॉर्मूला क्या बनता है मैं आपको इस स्लाइड में फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है। तो फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है बेटा ऑलरेडी, कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला है, ठीक है। जो ये मेरी टोटल कॉस्ट है इसमें से जो रिकवर होगा उसको माइनस करो। 17,480 माइनस 380, तो हम क्या करेंगे? 17,480 माइनस 380, ठीक है, क्योंकि इतनी टोटल कॉस्ट है, इतना रिकवर हो गया। और सर नीचे यूनिट आएगा, यूनिट कितनी है? तो सर यूनिट ये वाली यूनिट है वो है टोटल 950, और उसमें से केवल नॉर्मल लॉस को माइनस करेंगे। तो 950 में से 95 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 9 नीचे आएगा 950 यूनिट्स माइनस 95 यूनिट्स, ठीक है। जो नॉर्मल लॉस से रिकवर हुआ है वो माइनस होगा टोटल में से, और टोटल में से जो नॉर्मल लॉस की यूनिट है उसको माइनस करते हैं। तो माइनस किसको करते हैं? नॉर्मल लॉस को। बस ऊपर नॉर्मल लॉस का अमाउंट, नॉर्मल लॉस की यूनिट। इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आ रहा है ₹20। इसका मतलब भैया एक जो यूनिट की कॉस्ट है वो है ₹20। तो ठीक है भाई, अगर अब मैं इसको 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो कितना आ गया? 300, और इसको 20 से मल्टीप्लाई करूंगा
तो ये आ गया 16,800, और ये दोनों का टोटल हमेशा बराबर आएगा 17480। ठीक है, दोनों का टोटल बराबर आएगा, मेरे हिसाब से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर भाई इसने अगेन इसने इसको ट्रांसफर किया। ठीक है, एरो मिटा देता हूं मैं, तो हम लिख देंगे टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस टू। प्रोसेस टू से हमें ट्रांसफर मिला है, क्या मिला है, प्रोसेस टू से हमें ट्रांसफर मिला है। सर कितना माल मिला है, सर 840 मिला है और 16,800 का माल है। ठीक है, ठीक है भाई, और भी इसमें कुछ खर्चे हैं क्या, और भी इसमें कुछ खर्चे हैं? हाँ सर कुछ खर्चे तो होंगे, देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि हमारे खर्चे क्या क्या हैं। प्रोसेस 3 में देखो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और प्रोडक्शन ओवरहेड। ठीक है, ये तो हमारे पास है। ठीक है, तो हम इन तीनों को लिख रहे हैं, ये देख लो, मैं बार बार नहीं दिखा रहा। डायरेक्ट मटेरियल इतने रुपए का, डायरेक्ट वेजेस इतने रुपए का, और डायरेक्ट प्रोडक्शन ओवरहेड भी 4,000 ही है ना। चलो मैं इधर लिख देता हूँ, तो मैं इधर लिख देता हूँ टू डायरेक्ट मटेरियल, टू डायरेक्ट मटेरियल सर कितना है 2962। फिर है टू डायरेक्ट वेजेस, सर इसकी डायरेक्ट वेजेस कितनी है, क्वेश्चन में लिखी हो 4,000। और टू प्रोडक्शन ओवरहेड, तो सर प्रोडक्शन ओवरहेड कितने लिखे हुए हैं, सर वो इसी का ही 100% बोला था ना, तो 4,000 ये आ गया। ये हमारे खर्चे हो गए। और इस 840 यूनिट का हिसाब किताब क्या है, सर बाय नॉर्मल लॉस। क्या है, बाय नॉर्मल लॉस। सर नॉर्मल लॉस कितने रुपए का है, कितनी यूनिट है भैया, इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है जो नॉर्मल लॉस है वो है 15%, और हर यूनिट 5 रुपए की बिकी है। ठीक है, तो नॉर्मल लॉस कितने का है, 15% है। तो भैया 840 का 15% कितना हो गया, सर 126 तो नॉर्मल लॉस हो गया। और कितने रुपए का बिका था, 5 रुपए का, तो इंटू 5 करो तो 630 रुपए तो मुझे यहाँ से मिल गए। ठीक है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया ये माल जो इसने बनाया है वो हमें दिया हुआ है 750। कितना दिया हुआ है, 750। इसका मतलब ये है कि भैया इसमें से हमने टू फिनिश्ड स्टॉक, हम लास्ट में क्या डालेंगे, फिनिश्ड, एफएस मतलब फिनिश्ड स्टॉक, अब पूरा लिख देना, मैं थोड़ा आलस कर रहा हूँ। ठीक है, टू फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट में, चलो मैं इसको स्टॉक लिख देता हूँ। ठीक है, टू फिनिश्ड स्टॉक में हमारे पास कितना माल गया है, 750। तो भाई एक बात बताओ, अगर 840 में से 126 हमारा नॉर्मल लॉस हो गया है, ठीक है, 840 में से 126, ठीक है, तो 714 प्रोडक्शन होनी चाहिए थी, बट प्रोडक्शन हो गई 750। प्रोडक्शन क्या हो गई, 750। ठीक है भाई, प्रोडक्शन हो गई 750। ठीक है, इसका मतलब भैया 714 होनी चाहिए थी, प्रोडक्शन हो गई 750, तो मतलब इसमें तो ज्यादा ही प्रोडक्शन हो गई, तो मुझे क्या हो गया, फायदा हो गया। और उस फायदे को हम बोलेंगे टू एबनॉर्मल लॉस। क्या बोलेंगे, टू एबनॉर्मल, सॉरी लॉस नहीं, गेन, क्योंकि ये फायदा हुआ है, टू एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल लॉस होता तो इधर आता है, एबनॉर्मल गेन होगा तो इधर आएगा। सर कितने यूनिट का एबनॉर्मल गेन हुआ, 36 यूनिट का, है ना, 36 यूनिट ज्यादा बन गई भाई, 714 बननी थी, 750 बन गई, तो बैलेंसिंग फिगर भी 36 ही आ रहा है। अगर मैं दोनों का टोटल करूं तो समझ आ रही है, अगर मैं 840 और इन दोनों का टोटल करूं तो इन दोनों में जो टोटल आ रहा है, ज्यादा वाला टोटल है 876। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सर इधर मैंने 876 लिख दिया और इधर बैलेंसिंग फिगर 36 आ रही है, या आपने जो मैंने कैलकुलेशन अभी करी उस कैलकुलेशन से भी आप लिख सकते हो। समझ आ रही है, ठीक है। लेकिन सर ये इसकी कॉस्ट कितनी है, मतलब ये कितना अमाउंट है, तो भाई ये कैलकुलेशन वही है, हमारा टोटल खर्चा कितना है,
सर टोटल खर्चा तो ये होगा, है ना। तो जब भी हम फॉर्मूला लगाएंगे ना, फॉर्मूले में खर्चा लिखते हैं, ये हमारा गेन नहीं लिखेंगे, तो टोटल खर्चा अब इसको ऐड करो, ठीक है। इसको बेटा मैं भी एक बार कैलकुलेटर से ना ऐड करता हूँ, ठीक है। तो ऐड करके क्या आता है, 16,800 प्लस 29 प्लस 2962 प्लस 4,000 प्लस 4,000, तो ये आ रहा है 27762, ठीक है। ये मेरे मोबाइल में आ रहा है 27762, ठीक है। तो जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो फॉर्मूले में क्या था, अब जो फॉर्मूला लगेगा कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला क्या लगेगा, तो मेरा आंसर आया था 27762, ये टोटल खर्चा था 27762। इसमें से हम माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे सर, जो नॉर्मल लॉस से रिकवर हुआ 630, ठीक है। और नीचे डिवाइड क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे ये मेरा जो आउटपुट था, जो 840 का हिसाब किताब देना था, ठीक है, उसमें से नॉर्मल लॉस की यूनिट 126 माइनस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है फॉर्मूला आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसमें से हम माइनस करेंगे 630, ये नॉर्मल लॉस का, ठीक है। और नीचे 840 था, उसमें से नॉर्मल लॉस कितना हुआ था 126, ये यूनिट्स है ना। इसको अगर हम माइनस करेंगे तो मेरा आंसर आ रहा है 38। तो ये जो 38 आंसर आ रहा है बेटा, यही 38 हमें मल्टीप्लाई करना है इससे। तो 36 इंटू 38 करते हैं, ठीक है। एक बार मैं करता हूँ 36 इंटू 38, तो यार 1368, तो इधर तो लिख दूंगा 1368। और ये जो है, ठीक है, इसको भी 38 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन हो उस फॉर्मूले से जो आंसर आएगा उसी का मल्टीप्लाई होता है। इसको 38 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 28,500, ठीक है। अब आपका दोनों टोटल बराबर आएंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बैलेंसिंग फिगर लिख दी थी। या आप ऐसा करते कि इसको 38 से मल्टीप्लाई किया तो जो टोटल आया उसमें से इसको बैलेंस फिगर निकालते, या 38 से इसको मल्टीप्लाई करते थे, जो आया वो बैलेंस फिगर, ये 1368 आई थी। आपकी मर्जी है कैसे भी करना है, ठीक है। तो इसका हमारा टोटल आ रहा है 29130, क्या आ रहा है 29130, ठीक है बेटा। तो ये हमारा है प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3। तो मैंने ये सारी चीजें आपको लिख के बता दी। इसमें दो चीजें हाईलाइटेड हो रही हैं, ठीक है, एक एबनॉर्मल लॉस और एक एबनॉर्मल गेन, ठीक है। तो अब हम एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन का भी अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो मैं इस स्लाइड को क्लीन कर देता हूं, ठीक है, इस स्लाइड को। हाँ जी बच्चों, तो बेटा ये हमारे 3 प्रोसेस थे, प्रोसेस 1 2 3। अब हम चलते हैं अपना एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाने। 3 अकाउंट हमारे रहते हैं एबनॉर्मल, क्योंकि इसमें एबनॉर्मल लॉस भी है, एबनॉर्मल गेन भी है और नॉर्मल लॉस भी है। तो हम बना रहे हैं एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, ठीक है। तो इधर मैं बनाता हूं एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, इधर बनाऊंगा एबनॉर्मल गेन अकाउंट, और इधर बनेगा हमारा नॉर्मल लॉस अकाउंट, ठीक है। हाँ जी बच्चों, ठीक है।
चल इधर मैं लिख देता हूं भाई यूनिट अमाउंट, यूनिट अमाउंट, यूनिट अमाउंट। ठीक है, इधर जगह कम थी तो मैं इसको, ये है नॉर्मल लॉस अकाउंट, नॉर्मल लॉस अकाउंट। ठीक है, इधर क्या आएगा यूनिट अमाउंट, इधर आएगा यूनिट अमाउंट। ये है एबनॉर्मल गेन अकाउंट। ठीक है, यूनिट अमाउंट। ठीक है, तो भाई एबनॉर्मल लॉस, कितना एबनॉर्मल लॉस हुआ, हम अपनी पिछली स्लाइड में चलते हैं। एबनॉर्मल लॉस हुआ था यहाँ पे, तो इसकी क्रॉस एंट्री क्या है, बाय ऐसे ऐसे क्रॉस एंट्री होती है ना, दिस टू दिस। तो एबनॉर्मल लॉस में क्या लिखूंगा, 2 प्रोसेस 2, 15 और 300 याद रखना। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं कि भैया 2 प्रोसेस 2, 2 प्रोसेस 2, प्रोसेस 2 की वजह से मुझे नुकसान हुआ। मतलब नॉर्मल लॉस वैसे भी सोच लो कि भैया एक्सपेंसिव लॉस बढ़ते तो लिखते हैं डेबिट साइड, तो डेबिट में लिख रहा हूँ। कितने, कितना यूनिट था सर, 15 यूनिट थी और 300 रुपए का था। ठीक है, तो मैं आपको हमेशा ऐसी एग्जांपल देता हूँ, ये रो रहा है, इसको दुख हुआ कि भाई 300 रुपए का दुख हुआ, 300 रुपए का दुख हुआ। इसका भाई आया तो वो कह रहा है भाई तू तू रो, लेकिन तेरे को मैं एक बात बताऊं, एक बात बताऊं कि भाई अगर मैं इसको, अगर हम इसको कबाड़ी वाले को बेचेंगे ना, ठीक है, स्क्रैप सेल्स, ये 4 रुपए की स्क्रैप सेल्स थी। ठीक है, देख लो क्वेश्चन में लिखा हुआ ना, प्रोसेस 2 में अब नॉर्मल लॉस है 4 रुपए की स्क्रैप सेल थी। ठीक है, तो भाई अगर हम कबाड़ी वाले को भी जो बेचेंगे ना 15 यूनिट, ठीक है, तो 15 यूनिट के हमें 60 रुपए तो मिल ही जाएंगे। तो तू रो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तेरे आंसुओं की कीमत 300 रुपए नहीं होनी चाहिए। तेरे आंसुओं की कीमत, तेरे को जो दुख है वो 240 रुपए का होना चाहिए बस। ठीक है, और वो हमारा जाएगा बाय कॉस्टिंग पी एंड एल में। कहा जाएगा बाय कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट में, बस इसका मतलब यही है। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो ये 15, ये 300 और ये 15, ये 300, ये हमारा हो गया एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। ठीक है, अब एबनॉर्मल गेन, तो एबनॉर्मल गेन की अब एंट्री यहाँ पे होगी, इसकी एंट्री क्या होगी, बाय प्रोसेस, है ना, ये ऐसी उल्टी मतलब ये ऐसी होती है, दिस अकाउंट टू दिस, तो ये बाय में आ गया, बाय प्रोसेस 3। तो बाय प्रोसेस 3 36 और 1368 याद रखना। ठीक है, तो हम लिखेंगे, या ऐसे भी सोच लो गेन होता है, गेन क्या होता है सर, बढ़ता है तो क्रेडिट साइड होता है, तो इधर लिखेंगे बाय प्रोसेस 3। प्रोसेस 3 में की वजह से गेन हुआ। गेन कितने रुपए का हुआ सर, 36, किधर था सॉरी, 36 और 1368, 1368। ठीक है, 36 और 1368, राइट। अब ये खुशी मना रहा है, ये खुश हो रहा है, पार्टियां कर रहा है कि भैया मेरे को फायदा हुआ 1368। इसका दोस्त आया कि भाई सही बात है, तूने खुशी है तेरे को, बट तेरी जो खुशी है वो 1368 की नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर सपोज ये हम, मतलब अगर तेरे को लॉस भी होता ना, तो हम लिखते हैं 2 नॉर्मल लॉस, 2 नॉर्मल लॉस, तो ये होता 36 के हमें कितने रुपए मिल जाते हैं, 180, है ना। देखो थर्ड उसमें कितना दिया हुआ है, थर्ड उसमें 5 रुपए स्क्रैप है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई 5 रुपए तो के हिसाब से 180 रुपए तो वैसे रिकवर हो जाते। ठीक है, तो जो तेरी खुशी है वो कितने रुपए की है, बैलेंसिंग फिगर कितनी हुई 1188, बैलेंसिंग फिगर हुई 1188। ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर 1188 की हुई है, समझ आई। तो ये बैलेंसिंग फिगर 1368, 36, 1368 और ये 36, और ये हमारा जाएगा कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट में, कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट में। मतलब देखो इसका दोबारा एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने अपनी वीडियो में ऑलरेडी समझाया हुआ है। सपोज मेरी सैलरी 20,000 रुपए है, ठीक है, मेरे दोस्त ने बोला भाई तेरी नई जॉब लगवा देता हूँ, ठीक है, तो उसने बोला ठीक है, मैंने बोला हाँ ठीक है भाई लगवा, तो कह रहा तेरे को बढ़िया हाइक दिलाऊंगा, मैंने कहा ठीक है भाई।
तो उसने मेरी जॉब लगाई, और वो जो जॉब लगी वो मेरी लगी 20,000 की पुरानी थी, तो उसने जॉब लगाई 28,000 रुपए की, ठीक है। अब वो मेरे से रोज आके कहता है कि भाई देख मैंने तेरे पे एहसान किया, मैंने तेरा कितना बढ़िया फायदा करा दिया, मैंने 28,000 रुपए की तेरी जॉब लगा दी, 28,000 रुपए का एहसान किया। मैंने उसको बोला कि भाई देख तूने अच्छा काम किया, तूने बढ़िया एहसान किया, बट जो तेरे एहसान की वैल्यू है ना वो 28,000 रुपए नहीं है, क्योंकि 20,000 रुपए तो मैं पहले ही कमा रहा था। तो जो तेरी वजह से फायदा हुआ वो 28,000 का नहीं हुआ, 28,000 को मत गा, फायदा हुआ 8,000 रुपए का बस, ठीक है। तो वही वाली बात है कि ये गा रहा है कि मैंने 1368 का फायदा कराया, अरे भाई ये तो हमें 180 रुपए तो कबाड़ी वाला दे ही रहा था, तो एक्चुअली में जो फायदा हुआ है वो 1188 का हुआ है। समझ आ गई। उसके बाद हम बनाते हैं बेटा ये नॉर्मल लॉस अकाउंट। ये क्या है? ये नॉर्मल लॉस अकाउंट है, ठीक है। तो ठीक है भाई, नॉर्मल लॉस अकाउंट। अब नॉर्मल लॉस की एंट्री क्या है देख लो। सर नॉर्मल लॉस इधर है तो इसकी एंट्री होगी 2 प्रोसेस 1, नॉर्मल लॉस 2 प्रोसेस 2, ठीक है। और नॉर्मल लॉस 2 प्रोसेस 3। याद कर लो 50, 95 और 126, ठीक है। तो चलो इसको लिखते हैं। तो नॉर्मल लॉस में मैंने अभी क्या बताया, आप लिखना है 2 प्रोसेस 1। प्रोसेस 1 की वजह से नॉर्मल लॉस कितनी यूनिट हुआ? 50 यूनिट हुआ था। प्रोसेस 2 की वजह से जो नॉर्मल लॉस, देखो लॉस है ना, एक्सपेंसिव लॉसेस बढ़ते हैं तो डेबिट में लिखते हैं, तो ये हो गया 95 यूनिट। और 2 प्रोसेस 3। तो प्रोसेस 3 की वजह से जो नॉर्मल लॉस हुआ 126 यूनिट हुआ, ठीक है। सर इसमें 2 रुपए के हिसाब से 100 रुपए मिल गए थे, याद करो। इसमें 380 रुपए का रिकवरी हुई थी, और ये हुआ था 630 रुपए की रिकवरी हुई थी। समझ आई? अब सर क्या कर रहे हैं, देखो ये नॉर्मल लॉस जो हुआ तो ये हमें कैश मिल गया था, तो हम इधर लिख देंगे बाय कैश। तो मैं इधर 1 लिख देता हूँ कि भैया प्रोसेस 1 में मुझे कैश कितने रुपए का मिल गया था, जब मैंने 50 यूनिट के मुझे 100 रुपए मिल गए थे। 50 यूनिट के कितने मिल गए थे? 100 रुपए। ये इसका हिसाब बता रहे हैं, ठीक है। फिर मुझे प्रोसेस 2 का भी कैश मिल गया था। प्रोसेस 2 में जो 95 यूनिट थी उसके बदले मुझे 380 भी मिल गया था, ठीक है। अब ये जो 126 है ना भाई, इसको हम 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे। ये जो 126 है, तो बेसिकली मैंने कैलकुलेशन बताई थी ना आपको, ठीक है। तो 126 में क्या हुआ कि इसमें जो एबनॉर्मल गेन है 36 यूनिट का है, ठीक है। तो इसको हम 2 पार्ट में तोड़ देंगे। तो हम इधर लिखेंगे बाय एबनॉर्मल गेन। क्या लिखेंगे? बाय एबनॉर्मल गेन, ठीक है। बाय एबनॉर्मल गेन। तो सर एबनॉर्मल गेन कितनी यूनिट का था? सर ये था 36 का, ठीक है। ये कितने का था? 36 का था, ठीक है। और बाय कैश प्रोसेस 3, ठीक है। तो बाय कैश हमारा देखो, ये इसको कंबाइंड लिख रहा हूं, ये 126 है ना, तो 126 में 36 माइनस हुआ तो ये हुआ 90, ठीक है। और ये 5 रुपए था इसका रेट, तो ये हो गया 450 और ये हो गया 180। तो मैंने इसको दोनों को तोड़ के लिख दिया, ठीक है। और हमारा अब ये बैलेंस मैच होगा, क्योंकि हमने हिसाब किताब वैसे ही करा है। 271 110 271, ठीक है, और 110, ये हमारा नॉर्मल लॉस का हिसाब किताब हो गया, ठीक है। अब ये जो 180 है इसका एबनॉर्मल गेन 36 रुपए है, और बाकी जो बचा हुआ है वो मतलब वो प्रोसेस 3 से अगर हम रिकवर करते हैं तो वो उतना आता है, ठीक है। शायद इस पॉइंट को मतलब इसका रीजन में शायद मैं नहीं दे पा रहा, बट आप इसको बेटा अभी माइंड में रख लेना। 126 को तोड़ना है 2 टुकड़ों में, एबनॉर्मल गेन 36, तो जो बच गया वो प्रोसेस 3 का एबनॉर्मल वो प्रोसेस 3 का नॉर्मल लॉस से रिकवरी माना जाएगा, ठीक है। चलो
ये था हमारा प्रोसेस अकाउंट, ये था हमारा प्रोसेस अकाउंट, और प्रोसेस अकाउंट हमारा यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। इट वॉज क्वेश्चन नंबर, ये देखो, ये दोबारा से मैं दिखा दूं, ये क्वेश्चन 1 है, ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन 4 का ये थ्योरी था, क्वेश्चन 4 का बी ये वाला पार्ट था जो हमने इधर पूरा लिखा, ठीक है। फिर हमने इधर करा, प्रोसेस बनाए, तीनों प्रोसेस, और उसके बाद मैं इधर हमने एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन और नॉर्मल लॉस का अकाउंट बनाया, ठीक है। अब हमारा आता है बेटा क्वेश्चन 4 का, और क्वेश्चन 4 के और में है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। क्वेश्चन 4 के और में क्या है बच्चों? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का क्वेश्चन है, ये पूरा का पूरा 18 नंबर का क्वेश्चन आया था, मतलब इसमें ए और बी पार्ट नहीं थे और में, ठीक है। तो हम ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट भी कर लेते हैं। अब ये देखो, इतना बड़ा क्वेश्चन था। इस बार मुझे वीडियो बनाने में बस प्रॉब्लम ये हो रही है कि मुझे क्वेश्चन लिखने पड़ रहे हैं, पीडीएफ में दिखाता तो फिर ये आपको नजर ही नहीं आता, ठीक है। चलो, तो पहले से ही हम अपने वर्ड पे, क्योंकि वर्ड में ये ऑप्शन होता है कि हम वर्ड में क्वेश्चन लिखते हैं तो फिर उसको ना ब्लैक बैकग्राउंड और वाइट टेक्स्ट में कर सकते हैं, मतलब उसमें ऑप्शन होता है, ठीक है। तो वी विल डू इट नेक्स्ट टाइम। चलो, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, ठीक है। अच्छा भाई, नेक्स्ट ईयर जो अब आपका नेक्स्ट सेमेस्टर आएगा तो उसमें जो आपका इनकम टैक्स है, ठीक है, तो इनकम टैक्स भी मेरा सब्जेक्ट है, मैं उसकी वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनी फॉर द ईयर एंडेड। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसका ट्रायल बैलेंस ये दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखा हुआ अमाउंट रिसीव्ड, तो 3 लाख रुपए हमें कॉन्ट्रैक्टी से मिले हैं, ठीक है, मतलब जो मकान मालिक है। बिल्डिंग 1,60,000 की है, ये कंपनी का अकाउंट है, समझ आ रही है। क्रेडिटर 72,000 के हैं, बैंक बैलेंस 35,000 का है, कैपिटल 5 लाख की है, मटेरियल 2 लाख रुपए का है, वेजेस 1,80,000 का है, एक्सपेंसेस 47,000 के हैं, प्लांट 2,50,000 का है। बेसिकली ये कंपनी है, कंपनी को कोई काम मिला, तो कंपनी को कोई काम मिला तो वो काम ये है, समझ आ रही है। कंपनी बड़ी चीज है और उसको कोई काम मिला है तो वो क्या करती है, वो अपने ये स्टोर्स हैं उसके एक तरीके से, तो उसमें से माल ले जाके अपनी साइट पे ले जाएगी। अब जरूरी तो नहीं है ना सारा का सारा माल ले जाए, जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतना ले जाएगी, समझ आ रही है। जैसे सपोज एसी की, जो एक एसी ठीक करने वाली दुकान होती है, तो जब एसी कहीं पे रिपेयर करने जाना है या सपोज उनको सर्विस करने जाना है, तो वो कुछ अपने टूल्स वगैरह लेके जाते हैं अपनी साइट पे, है ना। फिर जहाँ पे एसी की सर्विस करनी होती है वो अपना पंप और जो भी 2-4 मतलब जो भी उनका आइटम टूल्स वगैरह होते हैं वो लेके जाते हैं। ये थोड़ी कि दुकान पे जितने भी टूल्स हो गए वो सारे ले गए, तो जो दुकान है वो कंपनी है, और जो जहाँ पे उनको सर्विस या रिपेयर करने जाना है, जहाँ पे इंस्टॉल करने जाना है, वो उनकी साइट है, समझ आ रही है। ये डिफरेंस है, ये कंपनी का डेटा है, और जो काम उन्हें मिला है उस काम का नंबर दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 303, ये जस्ट एक रेफरेंस है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बेटा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ना मैंने एक वीडियो भी डाली हुई है, उसमें मैंने कॉन्ट्रैक्ट का सारा जो कंसेप्ट है उसमें डाला हुआ है। यू मस्ट वॉच दैट वीडियो। अगर आपने वो वीडियो, इस क्वेश्चन को देखने से पहले कॉन्ट्रैक्ट वाली वीडियो देखनी है, ठीक है। वो थंबनेल पे लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पार्ट 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, द वर्क ऑन कॉन्ट्रैक्ट दिस एज कमेंस्ड ऑन 1 जनवरी 2022। 1 जनवरी को काम स्टार्ट हुआ, ठीक है। मटेरियल कॉस्टिंग रुपीज 1,70,000 वर सेंट टू साइट ऑन कॉन्ट्रैक्ट। 1,70,000 का माल भेजा गया, बट दोज ऑफ 6,000 वर डिस्ट्रॉयड। उसमें से 6,000 का माल डिस्ट्रॉय हो गया एक्सीडेंट में। वेजेस ऑफ 1,80,000, वेजेस ऑफ 1,80,000 वेजेस ऑफ 1,80,000 वर पेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। वेजेस इतने हैं, 1,70,000 का मटेरियल है, ये ध्यान रखना, ठीक है। जिसमें 6,000 का जो माल है वो डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। वेजेस 1,80,000 हमने पे करे कॉन्ट्रैक्ट की, कॉन्ट्रैक्ट का डेटा दिया हुआ है।
प्लांट कॉस्टिंग 50,000 वर यूज्ड थ्रू आउट द ईयर, मतलब 50,000 का एक प्लांट था जो पूरे साल भर यूज हुआ है। एंड प्लांट विद अ कॉस्ट of 2 lakh was used from January 1 to 30th September, ठीक है। और एक प्लांट था जो 2 लाख रुपए का था, वो 1 जनवरी से 30 सितंबर तक यूज हुआ है, ठीक है। मतलब इतना यूज हुआ, उसके बाद हमें जरूरत नहीं थी उसकी, तो हमने वापस भेज दिया, ठीक है। एंड वॉज देन रिटर्न टू द स्टोर्स, फिर हमने स्टोर में वापस भेज दिया। मटेरियल ऑफ द कॉस्ट ऑफ ₹4,000 वर एट साइट, मतलब जब हमारा काम खत्म हुआ 31 दिसंबर को, ठीक है, 31 दिसंबर को, ठीक है, जब हमारा काम खत्म कब हुआ, 31 दिसंबर को, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट, जब काम खत्म हुआ 4,000 का माल पड़ा हुआ था। द कॉन्ट्रैक्ट वॉज फॉर 6 लाख, कॉन्ट्रैक्ट कितने रुपए का था, 6 लाख रुपए का था पूरा कॉन्ट्रैक्ट। एंड कॉन्ट्रैक्टी पे 75% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड, कॉन्ट्रैक्टी कहता है कि भैया मैं 25% पैसा रोक के रखूंगा, मतलब 75% क्या है, कैश रेशो है। मतलब अगर मैं ये बोलूंगा कि भैया तेरे 100 रुपए बनते हैं तो 75 दूंगा, 25 रोक के रखूंगा, बाद में दूंगा लास्ट में, ठीक है। वर्क सर्टिफाइड वॉज 80% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्क टिल द एंड ऑफ द 2022, मतलब ये कह रहे हैं कि भैया जब हम 2022 के एंड की बात कर रहे हैं तो तब तक मेरा जो काम है वो केवल 80% हुआ था, मतलब क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बड़ा होता है ना, एक साल से भी ज्यादा खिंचता है, तो इस साल में, क्योंकि हम एक साल का अकाउंट बना रहे हैं, इस साल में 80% ही काम वर्क सर्टिफाइड है, ठीक है। वर्क सर्टिफाइड मतलब जो इंजीनियर आया उसने वेरीफाई करा है कि भैया इतना काम हुआ है, ठीक है, उसने स्टैंप लगाई है, सर्टिफाइड करा है कि भैया इतना काम हुआ है, ठीक है। एंड अनसर्टिफाइड वर्क वॉज 25% ऑफ वेजेस। अब क्वेश्चन कह रहा है जो वर्क अनसर्टिफाइड है वो कितना है, यार इसमें एक सेंटेंस लिखना भूल गया, 80%, बेटा एक करेक्शन मैं कर रहा हूं, मैंने कुछ गलती कर दी है, इस क्वेश्चन को लास्ट के 1-2 लाइन में दिक्कत है, बस एक सेकंड, ठीक है। यहां से मैं अनसर्टिफाइड वर्क वॉज एस्टिमेटेड एट 15,000, एस्टिमेटेड वर्क, इसके आगे यहां पे लिख रहा हूं वॉज 15,000, ठीक है। फिर ये फुल स्टॉप, ठीक है। 25% ऑफ वेजेस ये हमें दिया हुआ है एक्सपेंसेस, ये जो 25% इसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ एक्सपेंसेस आर चार्ज्ड, या मैं इधर लिख देता हूँ एक्सपेंसेस आर, ठीक है, 25% ऑफ वेजेस। तो भाई अगर आपको मैं यहीं पे करेक्ट करा दूं, ठीक है, ये वॉज के बाद है 15,000, तो हमें दिया हुआ है अनसर्टिफाइड वर्क वॉज 15,000, तो मैं इसको ऐसे ब्रैकेट में डाल रहा हूं, तो मुझे
ठीक है भाई, ज्यादा टेंशन तो नहीं है। फिर मुझे दिया हुआ है एक्सपेंसेस आर, देखो ऐसे पढ़ लेना, एक्सपेंसेस आर 25% ऑफ वेजेस, ठीक है। तो मैं इसको एक डब्बे में डाल देता हूँ, इसको एक डब्बे, ये एक सेंटेंस है, ये जो डब्बे में ना ये सेंटेंस है, ठीक है। अनसर्टिफाइड वर्क वॉज 15%, ठीक है। या मैं इसको येलो पेन से कर देता हूँ, ये जो डब्बा है ये येलो पेन से कर देता हूँ। अनसर्टिफाइड वर्क वॉज 15,000, ठीक है। और ये येलो वाला है ये 25% ऑफ वेजेस, ये क्या है, एक्सपेंसेस आर 25% ऑफ वेजेस, ठीक है। फिर उसके बाद दिया हुआ है प्लांट इज टू बी डेप, हाँ बाकी सब सही है, बीच में मैं एक्चुअली गलती से ना एक लाइन खा गया था, ठीक है। तो हमें हमारा जो अनसर्टिफाइड वर्क है वो है 15,000 रुपए दिया हुआ, और एक्सपेंसेस आर 25% ऑफ वेजेस, प्लांट इज टू बी डेप्रिशिएटेड 10% फॉर द एंटायर ईयर, एंड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। तो ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है, और ये आपका कंपनी का डेटा है, ठीक है। ये आपका 31 मार्च को जब कंपनी ने अकाउंट क्लोज किया तो उसका डेटा दिया हुआ है, ठीक है। हमारा काम कब शुरू हुआ था, 1 जनवरी को स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, हमें बैलेंस शीट भी बनानी है और हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट भी बनाना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा का पूरा क्वेश्चन अकेले 18 नंबर का है, ठीक है। तो एज यूजुअल आई विल कीप ऑन शोइंग द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, ठीक है। क्वेश्चन को देख देख के हम काम करते रहेंगे, ठीक है बेटा। चलो इसमें हम बनाते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। क्या बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और बैलेंस शीट। तो मैं एक काम करता हूं, एक साइड बनाता हूं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, इस साइड बनाता हूं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठीक है। ये मैंने बनाया कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठीक है। ये अमाउंट वाला कॉलम हो गया, इसका ये अमाउंट वाला कॉलम इधर हो गया, ठीक है। और ये हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो मैं एक ही पेज पे बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। एक ही पेज पे हम बना लेंगे। तो ये बैलेंस शीट का ये अमाउंट हो गया, ये बैलेंस शीट का ये वाला अमाउंट हो गया, ठीक है। डन है। चलो इसको हम लिखते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी आपका ईयर था 2022, ठीक है। 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022, ठीक है। और ये है हमारी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के लिए क्या लिखा जाता है भाई, ठीक है, एज ऑन या एज एट, है ना, एज ऑन 31 दिसंबर 2022, ठीक है। चलो अब हम बेटा अपना क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, एक एक चीज समझ समझ के करेंगे, ताकि अगर इससे मिलता जुलता कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमें उसमें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ठीक है बेटा, बताओ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में ये सारा कॉन्ट्रैक्ट का डेटा था, तो हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं, बैलेंस शीट वाली बातें हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो बताओ कितने रुपए का खर्चा लगा, डेबिट साइड में ये P&L अकाउंट होता है, सारी डेबिट साइड में सारी ना खर्चे वाली चीजें आती हैं, ठीक है। क्या क्या मैंने लगाया, खर्चा खर्चा खर्चा, उससे और क्या क्या बच गया, क्या क्या रिकवर हो गया, वो राइट साइड में आता है, ठीक है। खर्चा बढ़ रहा है तो इधर लिखेंगे, खर्चा कम हो रहा है तो उधर लिखेंगे, है ना। एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट में, एक्सपेंसेस कम होते हैं क्रेडिट में, ठीक है। वही सिस्टम है P&L की तरह। तो मटेरियल कितने रुपए का लग रहा है, 170 रुपए का लग रहा है, 6,000 डैमेज हो गया, वेजेस 1,80,000 के लग रहे हैं, प्लांट 50,000 का लगा, फिर प्लांट 2 लाख का भी लगा, जो 50,000 का, ठीक है। ये सारा डेटा हमने पढ़ा हुआ है, राइट। चलो मैं एक एक चीज लिखवाना स्टार्ट करता हूँ। तो भाई इधर आएगा टू मटेरियल, तो मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट में मटेरियल कितने रुपए का लगा, 1,70,000 का, 1,70,000 का मटेरियल लगा। सर और क्या लगे, टू वेजेस, वेजेस भी लगे, अभी मैंने आपको दिखाया था ना,
टू वेजेस, वेजेस लगे 1,80,000 के, कितने के लगे 1,80,000 के, ठीक है। फिर क्या लगा, फिर सर एक्सपेंस भी हुए थे, देख लो, ठीक है, ऐसे ही नहीं कह रहा, मटेरियल लगा, वेजेस लगे, ठीक है, और क्या क्या खर्चा है, ये तो डिस्ट्रॉय हुआ है ना, चलो ये जो डिस्ट्रॉय हुआ है साथ साथ ऊपर से ही चलते हैं ना, 1,70,000 था, फिर डिस्ट्रॉय भी हुआ, तो भैया बाय मटेरियल लॉस लिख देता हूँ इधर, क्योंकि ये क्या हो गया, बाय मटेरियल लॉस, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट में यूज नहीं हुआ है ना, तो जो मटेरियल का लॉस हो गया, जो मटेरियल बच गया, जो अनयूज होता है, जो मटेरियल यूज नहीं होता बेसिकली, तो जो मटेरियल लॉस है वो कॉन्ट्रैक्ट में यूज नहीं हो पाया, राइट, तो वो सब हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो 1,70,000 था और ये मटेरियल लॉस 6,000 रुपए था, जो मटेरियल यूज नहीं हो पाया, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद क्या था, उसके बाद था 1,80,000, वो हमने लिख दिया, ठीक है। अब ये जो 50,000 वाला प्लांट था, ठीक है, तो भाई प्लांट की बात हो रही है, प्लांट 50,000 और 2 लाख है, तो 50,000 तो पूरे साल भर यूज किया, तो 50,000 पे, और प्लांट पे कितना डेप्रिसिएशन है 10%, ठीक है, प्लांट पे कितना डेप्रिसिएशन है 10%, तो 50,000 का 10% कितना हो गया 5,000, ठीक है। और 2 लाख का, ये जो 2 लाख का प्लांट था ये 1 जनवरी से 31 सितंबर तक यूज हुआ है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 9 महीने, इसका मतलब 2 लाख का 10% इंटू 9/12, आपको बात समझ आ रही है, मतलब इसका तो पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये पूरे साल भर यूज हुआ है, तो ये तो हो गया 10% पूरा 5,000, और इसका 9 महीने का डेप्रिसिएशन, मतलब 2 लाख इंटू 10/100 इंटू 9/12, इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो 5,000 आया, और इसको ऐड करा तो ये आ रहा है 15,000, तो 5 + 15 कितना हो गया 20,000, समझ आ रही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 20,000 का डेप्रिसिएशन हुआ, ठीक है, तो मैं इधर लिख रहा हूँ टू प्लांट डेप्रिसिएशन, तो मैं इधर लिख रहा हूँ टू प्लांट डेप्रिसिएशन, समझ आ रही है। तो जैसे P&L अकाउंट में डेप्रिसिएशन इधर आते हैं सारे, है ना, क्या क्या एक्सपेंस एंड लॉसेस सब इधर आते हैं, ठीक है, ये मेरा खर्चा हुआ, ये मेरा खर्चा हुआ, ये मेरा लॉस हो गया एक तरीके से, है ना। प्लांट डेप्रिसिएशन कितना आया 20,000, सर 20,000 कैसे आया भैया, 2 प्लांट थे, एक पे 5,000 दूसरे पे 15,000, ठीक है, ठीक है भाई। और क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, तो ये हो गया, ठीक है। फिर दिया हुआ 4,000 का माल बचा हुआ, ठीक है भाई, 4,000 का माल बचा हुआ, तो इधर लिख देंगे, तो इधर लिख देंगे बाय मटेरियल एट साइट, क्या लिखेंगे, बाय मटेरियल एट साइट, कितने का माल बचा हुआ है 4,000 का, ठीक है, जो माल इसमें यूज नहीं हो पाया, जो यूज नहीं हो पाया इधर इधर लिख रहे हैं, ये एक्सीडेंट की वजह से यूज नहीं हो पाया, ये बच गया, ये साइट पे भी पड़ा हुआ है माल, ठीक है, क्योंकि हम 1 साल खत्म हो गया, तो 1 साल के बाद हम सारा हिसाब किताब कर रहे हैं, राइट। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ बेटा, द कॉन्ट्रैक्ट वॉज 6 लाख, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कितने रुपए का था 6 लाख का था, और कॉन्ट्रैक्टिव पेड 75% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, ठीक है, तो 6 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, और 75% पैसे उसने दिए जो वर्क सर्टिफाइड है, क्या ये वर्क सर्टिफाइड है, नहीं सर, वर्क सर्टिफाइड कितना है, जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका 80%, इसका मतलब वर्क सर्टिफाइड 6 लाख का 80% वर्क सर्टिफाइड है, जो इंजीनियर ने, जो आर्किटेक्ट ने ठप्पा लगाया कि भैया 6 लाख का 80% काम हुआ है, तो 80% कितना हो गया 6 लाख का 4,80,000, इसका मतलब काम हमारा कितना हुआ है 4,80,000 का, तो मैं इधर लिख रहा हूं, और वो क्या आता है, वो सर वर्क इन प्रोग्रेस में आता है, ठीक है, जो काम हो गया उसी से तो कमाना है, तो बेसिकली ये खर्चा है, और ये जो खर्चा नहीं हुआ या जो हमारा आउटपुट है वो हम इधर लिख रहे हैं, ठीक है। नॉर्मली ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स होता है ना, तो ये काम हमने कर दिया, 1 साल की एक तरीके से सेल्स है ये, ठीक है, जिसको हम वर्क इन प्रोग्रेस में लिख रहे हैं, क्योंकि अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, तो हम लिखेंगे वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड, ठीक है भाई, वर्क सर्टिफाइड कितना है 6 लाख का 80% था 4,80,000, कितना है 4,80,000, समझ आ गई। और सर वर्क अनसर्टिफाइड कितना है, वर्क अनसर्टिफाइड, ये अनसर्टिफाइड लिखा है भाई, ठीक है, तो वर्क अनसर्टिफाइड मुझे कितना दिया हुआ था, देखो मैंने लास्ट में करेक्शन कराई थी ना, वर्क अनसर्टिफाइड वर्क वॉज, अनसर्टिफाइड वर्क वॉज 15,000, ठीक है, तो वर्क अनसर्टिफाइड क्वेश्चन में दिया हुआ हमेशा 15,000, ठीक है, ठीक है भाई, ये वाली चीज भी आ गई, शुरू से चलते चलेंगे, ठीक है, हमें कोई ऊपर नीचे, हम ऊपर से चलते रहेंगे बस, ठीक है।
उसके बाद क्या कह रहा है, 75% को माइंड में रखेंगे कि ठीक है भैया इतना पैसा हमें मिला था, क्योंकि वो हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में भी कोई काम नहीं आने वाला, ठीक है। और उसके बाद बस ये दिया हो ना, 25% ऑफ एक्सपेंसेस, सॉरी एक्सपेंसेस आर 25% ऑफ वेजेस, ये सेंटेंस ऐसे पढ़ना, एक्सपेंसेस आर 25% ऑफ वेजेस, ठीक है। एक्सपेंसेस आर 25% ऑफ वेजेस, मतलब इधर तो भाई एक्सपेंसेस भी हो गए, टू एक्सपेंसेस, तो सर एक्सपेंसेस कितने हुए, 25% ऑफ वेजेस। सर वेजेस कितना था, 1,80,000, 1,80,000 का 25% निकालेंगे, तो सर ये कितना आया, ये आया 45,000, कितना आया 45,000, ठीक है। सर और तो क्वेश्चन में कोई खर्चा वर्चा कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम बैलेंस करेंगे, फिर हमारा काम है बैलेंस करना। तो भैया बैलेंस करते हैं तो दोनों तरफ का जो बड़ा वाला टोटल है वो 5,05,000 आ रहा है, जो कि इस साइड का है, तो मैं बड़ा टोटल इधर लिख देता हूँ। और ये वाला आइटम तो सही है, ये वाला आइटम सही नहीं है, तो इधर कुछ मुझे ऐड करना पड़ेगा। जो ऐड करना पड़ता है उसको हम बोलते हैं टू नोशनल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, टू नोशनल प्रॉफिट। समझ आ रही है। तो सर ये जो टू नोशनल प्रॉफिट है, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 90,000। ये बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है, 90,000, ठीक है। दिस बैलेंसिंग फिगर इज 90,000। डन है। अब सर ये बेसिकली ये जो प्रॉफिट होता है ना, वर्क सर्टिफाइड का ही के में से होता है। समझ आ रही है। वर्क अनसर्टिफाइड तो कॉस्ट पे होता है, ये कॉस्ट पे होता है और ये प्रॉफिट पे होता है। तो इसका प्रॉफिट जो है वो 90,000 आ रहा है, ठीक है। अब ये जो है इस 90,000 को हम इधर लिख देते हैं, ठीक है। एरो मिटा रहा हूं, तो हम इधर लिखते हैं बाय नोशनल प्रॉफिट। ये हमारा आगे भी चलेगा, इसको लिखते हैं बाय नोशनल प्रॉफिट, ठीक है। ये अकाउंट क्लोज नहीं है, ये यहाँ पे एक्सटेंडेड है। तो ये 90,000 का हम हिसाब किताब करते हैं। तो भैया 90,000 का हिसाब किताब क्या करें, दो जगह डिवाइड करेंगे। एक हो जाएगा बाय P&L अकाउंट, मतलब हम घर कितना पैसा ले जाएंगे, और कुछ पैसे को हम घर नहीं ले जाएंगे, इसको लिखेंगे बाय रिजर्व लिखेंगे। क्या लिख देंगे, बाय रिजर्व, ठीक है। तो कुछ पैसे को हम खर्च नहीं करेंगे कि भैया अभी आगे कुछ पता नहीं ना, कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म थोड़ी, 19-20 कुछ भी होगा, तो हमें थोड़ा सा संभाल के पैसा खर्च करना है। तो सर P&L अकाउंट में कितना पैसा आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। 90,000 इंटू, पहले तो हमें देखना है कि भैया काम कितना कंप्लीट हुआ है, ठीक है। काम कितना कंप्लीट हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 80% ऑफ द वर्क इज सर्टिफाइड। तो वर्क सर्टिफाइड कितना है, 80%, मतलब 80% काम हुआ है। तो मैंने आपको भैया मेरी ये वीडियो जरूर देख लेना कॉन्ट्रैक्ट वाली, उसमें हमने स्लैब समझाई हुई है, ठीक है। स्लैब समझाई हुई है कि अगर काम 0 से 25% तक का काम होता है तो हम P&L अकाउंट में नील, मतलब ठीक है, इसमें कुछ पैसा नहीं डालते, हम घर कुछ नहीं ले जाएंगे। अगर वो 25% से 50% तक होता है तो हम 1/3 डालते हैं, और उसके 1-2 फॉर्मूले और हैं, ठीक है। और अगर 50 से 90 तक होता है तो 2/3 हम डालते हैं, ठीक है। तो 50 से 90 मतलब 80, 50 से 90 के बीच में आ रहा है, तो 90,000 का 2/3 हम डालते हैं। या तो ये एक फॉर्मूला होता है, या इसको आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं कैश रेशो से। सर कैश रेशो कितनी है, 75%, तो ये वो 75/100, ठीक है, ठीक है। और कैश रेशो को हम दूसरी भाषा में बोलते हैं वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ठीक है। तो भाई ये या कैश रेशो, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसका आंसर आ गया 45,000। इसका मतलब 90,000 में से मैं 45,000 तो अपना प्रॉफिट मान लूंगा, खर्च कर सकता हूँ, और रिजर्व में जाएगा 45,000, ये बैलेंसिंग फिगर आ गई। तो ये टोटल हो गया 90,000, ये टोटल क्या हो गया 90,000। समझ आ गई। डन है, डन, ठीक है। तो भाई ये बात हमें समझ आ गई, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बन गया, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना आपको आ गया। मेन कहानी यहाँ पे फंसती है, इसके लिए आपको मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी। उस वीडियो में मैंने सारे फॉर्मूले डिस्कस करे हैं, ठीक है। अब हम बनाते हैं भाई बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 2022, ठीक है। अब बैलेंस शीट को ध्यान से देखना भाई, क्योंकि ये भी थोड़ा टिपिकल है, ठीक है। अब मैं बनाऊंगा, ये जो मेरा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, इसमें से मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा, ठीक है। तो भाई बैलेंस शीट क्या बनाएंगे, तो एक लायबिलिटी साइड होती है, एक एसेट साइड होती है, ठीक है।
एक लायबिलिटी साइड है, एक एसेट साइड है। तो एक बार इसमें से मैं लायबिलिटी और एसेट को अलग अलग कर लेता हूँ, ठीक है। बताओ, कैपिटल हमारी लायबिलिटी साइड में आएगा, ठीक है, कैपिटल लायबिलिटी साइड में आएगा और क्रेडिटर हमारा लायबिलिटी साइड में आएगा, ठीक है, डन है। कैपिटल क्रेडिटर, राइट सर। और एसेट साइड में क्या क्या आएगा? एसेट साइड में क्या आएगा सर? एक तो हमारा ये जो प्लांट है ये हमारी एसेट साइड में आएगा, ठीक है, और हमारी जो बिल्डिंग है वो एसेट साइड में आएगी, ठीक है, और हमारा ये बैंक हमारा एसेट साइड में आएगा, ठीक है, और ये जो मटेरियल्स हैं इसका हिसाब किताब भी एसेट साइड में आएगा, ठीक है बेटा। चलो, ये कुछ चीज़ें थी जो हमारी एसेट साइड को रिप्रेजेंट करेंगी। तो ये थोड़ा सा हमने एक रफ वो बना लिया। तो अब मैं इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूँ भाई कैपिटल, ठीक है, मैं इसको लिख रहा हूँ कैपिटल, ठीक है। ये लायबिलिटी साइड है ना, ठीक है, और ये एसेट साइड है। मैं इधर लिख देता हूँ, ये लायबिलिटी है, एसेट है। इसको भी नीचे लिख दूं क्या? चलो नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। ये है लायबिलिटीज, ये है एसेट, ठीक है। तो कैपिटल कितने रुपए की है बेटा? कैपिटल है 5 लाख रुपए की। बताओ कोई दिक्कत है क्या भाई? कैपिटल कितने की है? कैपिटल कहाँ गई? लायबिलिटी ये रही 5 लाख रुपए, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है सर। उसके बाद क्या है? उसके बाद इधर थोड़ा स्पेस देके मैं लिख देता हूं क्रेडिटर्स। सर स्पेस क्यों दिया? क्योंकि भाई जनरली कैपिटल के साथ प्रॉफिट आता है, तो इसका इसमें जो प्रॉफिट हुआ ना उसका हिसाब किताब भी इधर करेंगे अभी, ठीक है। तो क्रेडिटर्स कितना है सर? क्वेश्चन में क्रेडिटर्स हमें दिया हुआ 72,000, ठीक है। अभी जो समझाने वाला आइटम है ना मैं उसको समझाऊंगा, तो देख लो आप क्रेडिटर कितना दिया हुआ है, 72,000, ठीक है, ठीक है भाई। प्लांट, प्लांट कितने रुपए का है सर? प्लांट कितने रुपए का है देख लो। प्लांट है कितने रुपए का है? 2.5 लाख, ठीक है। तो मैं प्लांट लिख रहा हूं, अंदर लिख रहा हूं कि भैया ये 2.5 लाख रुपए का है। प्लांट कितने का है? 2.5 लाख। फिर लेस करेंगे इसमें डेप्रिसिएशन। लेस क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। तो डेप्रिसिएशन कितना लेस कर रहे हैं बेटा? 25,000, ठीक है। 25,000 डेप्रिसिएशन लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो आंसर बच रहा है, तो प्लांट कितने रुपए का बच रहा है? 2,25,000, 2,25,000, ठीक है। कितने का बच रहा है? 2,25,000। थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख दो, आपको नजर आएगा। 2,25,000, ठीक है। सर ये 25,000 डेप्रिसिएशन कैसे आया? भैया अभी तो जब हमने करा था तो हमने प्लांट का जो डेप्रिसिएशन था वो 20,000 आया था। याद करो, 5,000 और 15,000, 20,000 आया था। तो भाई ये 25,000 कैसे आया? देखते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा है कि भैया जो डेप्रिसिएशन है वो 10% है फॉर द एंटायर ईयर। मतलब जो प्लांट है जो यहाँ पे चला गया और जो यहाँ पे रह गया, दोनों का डेप्रिसिएशन तो हो ही रहा है। तो भैया 2,50,000 का 10% 25,000 आया। सिंपल सी बात है, ठीक है। क्योंकि ये जो हम बैलेंस शीट बना रहे हैं कंपनी के लिए बना रहे हैं, तो कंपनी का 2,50,000 का माल, उसमें प्लांट था, वो 25,000 डेप्रिसिएशन हो गया, 2,25,000 बच गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आएगा इधर बिल्डिंग। क्या आएगा इधर? बिल्डिंग, ठीक है।
बताओ बिल्डिंग कितने रुपए की थी? सर बिल्डिंग थी 1,60,000 की, तो बिल्डिंग का कोई लोचा नहीं है, तो बिल्डिंग हो गई 1,60,000 की। ठीक है, तो बिल्डिंग हो गई 1,60,000 की। ठीक है भाई, चलो उसके बाद बैंक, तो भाई बैंक बैलेंस कितना था देख लेते हैं भाई। बैंक बैलेंस कितना था सर? 35,000, इसका भी कोई लोचा नहीं है। ठीक है, तो बैंक बैलेंस का भी 35,000 है, कोई पंगा नहीं है। फिर सर उसके बाद मटेरियल एट साइट, जो माल हमारा बच गया, जो माल हमारा बच गया, ठीक है, वो बताओ कितने रुपए का माल बच गया? सर यहाँ पे हमने लिखा था ना मटेरियल साइड 4,000 रुपए का माल बचा हुआ है, तो जो बचा हुआ वो भी तो मेरी एसेट है, चाहे वो बैलेंस शीट में, मतलब पहले में ट्रायल बैलेंस में नहीं थी, लेकिन वो तो अब आ गई ना। अब पता लगा कि भैया 4,000 का माल बचा हुआ है, जो बचा हुआ है, जो एक तरीके क्लोजिंग स्टॉक है, वो तो मेरी एसेट ही है, राइट। फिर आएगा मटेरियल इन स्टोर, मटेरियल इन स्टोर। ठीक है, तो सर मटेरियल इन स्टोर कितना आएगा एक बार देख लेते हैं। बताओ मटेरियल कितना दिया हुआ है? सर मटेरियल दिया 2 लाख, 2 लाख में से 1,70,000 का मटेरियल तो इशू हो गया था। तो मुझे एक बार बताओ स्टोर में कितना मटेरियल रह गया? तो सर स्टोर में जो मटेरियल रह गया वो 30,000 रुपए का रह गया। वो 30,000 समझ आया भैया? 2 लाख का माल हमारे पास, कंपनी के पास 2 लाख का माल था, और उसमें से 1,70,000 इशू कर दिया, तो कितने का माल बचा? 30,000। एक एक चीज को समझते हुए चलना है भाई। ठीक है, तो ये होगा मटेरियल इन स्टोर। फिर आता है हमारा वर्क इन प्रोग्रेस, ये भी तो हमारी एसेट होती है। अब वर्क इन प्रोग्रेस में हमारे पास 2 टाइप का होता है, वर्क सर्टिफाइड, ठीक है, और वर्क अनसर्टिफाइड। भैया जो अनसर्टिफाइड है ना, वो भी हमारी एसेट होती है, क्योंकि हमने काम तो कर ही लिया ना। समझ आ रही है? मैंने आपको बताया था ना, इंजीनियर के पास बहुत कम टाइम होता है, बड़ा बिजी होता है, तो भैया वो बीच में कहीं आपके टपक के उसने बोल दिया भैया अब तक का काम इतना हुआ है, और हमारा अकाउंट 1 महीने बाद खत्म होना है, तो जो 1 महीने भी तो मैंने काम करा है ना, तो वो सर्टिफाइड नहीं है, क्योंकि वो आए नहीं अभी। ठीक है, तो वो भी तो काम हुआ है ना। तो वर्क सर्टिफाइड हमारा कितना है? वर्क सर्टिफाइड है हमारा 4,80,000। ठीक है, तो मैं इसको अंदर लिख रहा हूँ 4,80,000, ये अंदर वाले कॉलम में लिख रहा हूँ। ठीक है सर, ये क्वेश्चन में गिवन है ना, वर्क सर्टिफाइड 4,80,000, और जो अनसर्टिफाइड है वो 15,000 है, अनसर्टिफाइड है वो 15,000 है। तो अगर मैं दोनों का टोटल करता हूँ तो ये आ रहा है मेरे पास, ये आ रहा है मेरे पास 4,95,000। कितना आ रहा है बेटा? 4,95,000। ठीक है, ये आ रहा है 4,95,000। डन है। फिर सर उसके बाद हम लिखेंगे लेस। लेस क्या करेंगे? कैश रिसीव्ड। क्या करेंगे? कैश रिसीव्ड। सर कैश कितना रिसीव हुआ है? कैश कितना रिसीव हुआ है ये हमें दिया हुआ है, कैश रिसीव्ड है 3 लाख, 3 लाख हमें कैश रिसीव हुआ है, तो हम इसमें माइनस कर रहे हैं 3 लाख। इसको 3 लाख को मैं ब्रैकेट में माइनस के लिए मैं ब्रैकेट लिखा है, 3 लाख हम कैश रिसीव्ड माइनस कर रहे हैं, और लेस कर रहे हैं एक आइटम और जिसका नाम है रिजर्व, जिसका नाम है रिजर्व। तो रिजर्व कितना है? 45,000। रिजर्व कितना है? 45,000। तो अगर मैं इन सबकी कैलकुलेशन करता हूँ, दिस माइनस दिस, तो ये बच गया मेरे पास 1,50,000। ये बच गया मेरे पास 1,50,000। ठीक है सर, ये क्या क्या किया एक बार दोबारा समझाओ भैया। वर्क इन प्रोग्रेस मेरे पास वर्क सर्टिफाइड था 4,80,000। वर्क सर्टिफाइड कितना था? 4,80,000। अनसर्टिफाइड था 15,000। तो टोटल हो गया मेरे पास, जो मेरे पास वर्क इन प्रोग्रेस बचा 4,95,000। ठीक है, उसमें से ये मेरा काम है ना, ये मेरा वर्क इन प्रोग्रेस है, लेकिन मुझे पैसे तो भैया मिल चुके हैं ना। देखो कॉन्ट्रैक्ट, ये पहला वाला जो 3 लाख रुपए हैं, ये पैसे तो मुझे मिल ही चुके हैं। तो जो पैसे मुझे मिल चुके हैं, मतलब इतने मैं कह रहा हूं इतने मुझे लेने हैं, और इतने मैं ले ही चुका हूं, तो मेरी एसेट तो कम हो गई ना। समझ आ रही है? और कुछ पैसे को मैंने रिजर्व में डालना है, कि मैं उसको भी अपनी एसेट नहीं मान रहा, मैं उसको अपनी एसेट नहीं मान रहा। या तो इधर माइनस कर दो या इधर लिख दो। याद होगा आपको कि भैया रिजर्व हम लायबिलिटी साइड में लिखते हैं, तो मैं इधर ही माइनस कर रहा हूँ या इधर लिख दूं, बात एक ही है। तो भैया रिजर्व 45,000 माइनस कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो वर्क इन प्रोग्रेस नाम की जो एसेट है वो 1,50,000 रुपए पे मेरा हक है भाई। अभी अब जो मैं मांगता हूँ वो 1,50,000 रुपए है। समझ आई? ठीक है बेटा, चलो ये बात समझ आ गई। अब बात बचती है हमारे प्रॉफिट की, बात बचती है हमारे प्रॉफिट की। तो सर प्रॉफिट कितना है भैया? प्रॉफिट देखो आ गया, ये जो P&L वाला प्रॉफिट है कितना है? 45,000। P&L वाला प्रॉफिट कितना है भाई?
45,000, तो मैं इधर लिख दूंगा प्रॉफिट मेरा है 45,000। डन है। फिर हम उसमें लेस कर रहे हैं, जो मेरा प्रॉफिट था उसमें भैया मेरा कुछ लॉस हो गया, मटेरियल लॉस, इसको लिख रहा हूं मटेरियल लॉस। तो मटेरियल लॉस याद हो कितना का हुआ था सर? मटेरियल लॉस हुआ था 6,000 रुपए का। तो भैया ये मेरे प्रॉफिट में से ही, तो क्योंकि मेरी साइड पे ही नुकसान हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट किया तो कॉन्ट्रैक्ट में से जो माइनस करेंगे, तो 45,000 में से 6,000 माइनस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक चीज और माइनस कर रहे हैं, एक चीज और माइनस कर रहे हैं, उसका नाम है अनएब्जॉर्ब्ड एक्सपेंसेस। क्या है, इसको ध्यान से सुनना, अनएब्जॉर्ब्ड एक्सपेंसेस। सर ये अनएब्जॉर्ब्ड एक्सपेंसेस कितना है? देखो आपकी इसमें एक्सपेंसेस दिया हुआ है, एक्सपेंसेस है 47,000, ठीक है। कितना दिया हुआ है? 47,000। और हम एक्सपेंसेस कितने लगा चुके हैं? 45,000। इसका मतलब 47,000 जो एक्सपेंसेस है उसमें 45,000 तो हम यहाँ पे कंसीडर कर चुके हैं, और इसको कंसीडर करके मेरा प्रॉफिट आया है, ठीक है। तो मतलब ये जो प्रॉफिट आया ये तब आया जब ये माइनस कर चुका हूँ। तो मैं कह रहा हूँ मैं कितना माइनस कर चुका हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं बेटा कितना माइनस कर चुका हूँ, तो मैं जो माइनस कर चुका हूँ वो कर चुका हूँ 45,000। तो कितना माइनस करना रह गया, ठीक है, खर्चा तो हो ही गया ना, तो कितना माइनस करना रह गया? 2,000। तो मैं इसको 2,000 को और माइनस करूंगा कि भैया ये अभी माइनस नहीं हुआ, तो बैलेंस शीट में अभी इसको माइनस करना है, क्योंकि ये कंपनी का अकाउंट चल रहा है, समझ आई? तो वो 2,000 कंपनी के कोई माइनस थे ना, तो ये बैलेंस शीट तो कंपनी की है, तो कंपनी के 2,000 अभी कहां दिखाएंगे, तो मैंने उसको लिख दिया अनअब्जॉर्ब्ड एक्सपेंसेस, ठीक है। फिर हमने क्या किया बेटा, फिर एक चीज और थी, एक चीज और हम इसमें लेस करेंगे, एक चीज और लेस करेंगे जिसको हम बोल रहे हैं अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, ठीक है। सर अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कितना था भैया? टोटल डेप्रिसिएशन कितना है? 25,000, ठीक है। और यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है? 20,000। तो कितना डेप्रिसिएशन लगना रह गया कंपनी के लिए? कंपनी के लिए डेप्रिसिएशन लगना 5,000 रह गया। तो 5,000 तो मैं यहाँ पे कम करूंगा ना, तो ये कंपनी का प्रॉफिट है, समझ आ रही है? तो मैं 5,000 यहां से माइनस करूंगा, क्लियर है? 25,000 डेप्रिसिएशन था, मैंने अभी तक जो माइनस किया 20,000 किया, 5,000 अभी रहता है, उस जो रहता है, जो एक्सपेंस करना रहता है उसको बोलते हैं अनएब्जॉर्ब, ठीक है। तो इसका मतलब भैया इसको 45,000 माइनस 6,000 माइनस 2,000 माइनस 5,000, तो ये जो मेरा प्रॉफिट है, जो कंपनी का प्रॉफिट है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा भैया, इसका प्रॉफिट तो 90 था, उसमें 45 ही हो गया, ठीक है। 45,000 मेरा नोशनल प्रॉफिट आया, राइट। नोशनल प्रॉफिट 90,000 आया, जो P&L में 45 हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो मैं कंपनी की बात कर रहा हूं। तो भैया ये जो आंसर आया ये मेरा आया 32,000। कितना आया? 32,000, ठीक है। और अब इन दोनों को हम टोटल करेंगे, इन दोनों को अब हम टोटल करेंगे, दिस प्लस दिस, मतलब दिस और दिस, तो ये मैच करेगा 6,04,000, ठीक है। और ये भी मैच करेगा 6,04,000। डन है। ये था बेटा आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट मैंने, मेरी कोशिश भाई, मेरी जो वीडियो है वो मार्केटिंग वीडियो नहीं है, मेरा बस एक ही कंसेप्ट है कि आपको चीजें, एक एक चीज एकदम, कहते ना, एक एक उसका एक एक छोटा छोटा सा हिस्सा भी जो है वो समझ आए, ठीक है। अगर आपको बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट्स करो, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।